हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू S2IS। इस वीडियो में हम ऐसे 11 टॉपिक्स की बात करेंगे, 11 टॉपिक्स की, जिन टॉपिक्स में से पिछले 7 सालों में यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। ये 11 टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के होंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में पिछले 7 सालों में से 7 सालों में बस इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इसलिए ये टॉपिक्स आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक स्मार्ट तरीका वो है जिसमें आप उन चैप्टर्स को या फिर उन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ें जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है ना। और उसके बाद जो आपका टाइम बच जाता है उसमें आप रिमेनिंग चैप्टर्स और रिमेनिंग टॉपिक्स पे ध्यान दें। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, है ना। ये पहला सेकंड चैप्टर है स्पेक्ट्रम का शायद। तो ये पहला टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले हम टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स को देखने के बाद हर टॉपिक्स के डिटेल में जाके हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर से यहाँ से टोटल पिछले 7 सालों में 4 क्वेश्चन पूछे गए। दूसरा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश पॉलिसीज़ के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए थे इंडिया में, वो यहाँ से भी टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड जो टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। ठीक है, यहाँ से टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए। ये जो ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ है ये आपके पॉलिटी का भी पार्ट बन सकता है ना। पॉलिटी में भी आप जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लक्ष्मीकांत में ये फर्स्ट चैप्टर ही आपको मिल जाएगा। तो आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से हिस्ट्री में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप इसको हिस्ट्री के बुक से पढ़ें या फिर इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ें। टोटल 12 क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि लगभग हर साल यहाँ 2 क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम से भी यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये है, फिफ्थ जो टॉपिक है ये है गांधीयन फेज। अब गांधीयन फेज बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इन सब टॉपिक्स में सबसे जो बड़ा टॉपिक होगा वो होगा गांधीयन फेज, और ये होगा यहाँ से पूछे गए टोटल 6 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 1 क्वेश्चन पर ईयर यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद जो हम टॉपिक देख रहे हैं ये है ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ट्रांसफ़र ऑफ पावर कब? जब 1940 से लेके 1947 तक आप देखोगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि हम धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर दे अपनी पावर, या तो कांग्रेस को कर दे या तो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को कर दे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे पावर ट्रांसफ़र करना चाहती है। और इसमें बहुत सारे प्रपोजल्स आते हैं, बहुत सारे ऑफ़र्स आते हैं। उन प्रपोजल्स और ऑफ़र्स के बारे में हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है पिछले 7 सालों में। अगला जो टॉपिक है वो है पीजेंट्स एंड ट्राइबल रिवोल्ट्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हैं। ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से 3 क्वेश्चन आए हैं। ये कौन सा था? 4, ये 5th टॉपिक, ये वाला 6th, 7th, 8। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में आप राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ते हो, है ना। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ते हो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो। इसके बाद जो 9th टॉपिक है ये है वर्किंग क्लास मूवमेंट। वर्किंग क्लास के मूवमेंट हुए थे, ये आपको स्पेक्ट्रम के लास्ट कुछ चैप्टर्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में। इसके बाद जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10, और ये है पर्सनैलिटी बेस, जैसे कि गांधी जी से पूछ लिया क्वेश्चन, या फिर रामाबाई,
से पूछ लिया, या फिर किसी और पर्सनालिटी से पूछ लिया, जैसे तिलक से पूछ लिया, है ना, भगत सिंह से पूछ लिया, या फिर अंबेडकर से पूछ लिया, तो किसी के बारे में भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से टोटल 6 क्वेश्चंस आए। क्रोनोलॉजी बेस्ड, जिसमें आपको डेट वाइज चीज़ें अरेंज करनी होती है, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। और मिसलेनियस में ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, और ये टॉपिक आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इन टॉपिक्स पे, क्योंकि क्या हो जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए आप बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करो, आपको लगेगा कि ये आपके सोर्स में नहीं है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, चाहे बिपिन चंद्र पढ़ रहे हो, आपको ये क्वेश्चंस ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आपके सोर्सेज काफ़ी नहीं है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। बट इतने सारे क्वेश्चंस में से टोटल क्वेश्चंस कितने थे वो देखते हैं। टोटल क्वेश्चंस हमने देख लिए 49, और 49 में से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्वेंशनल टॉपिक्स में से नहीं है, यानी कि स्टिल 46 क्वेश्चन कॉन्वेंशनल टॉपिक्स में से हैं। कॉन्वेंशनल टॉपिक्स में से होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि 46 के 46 क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान लेवल के होंगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ टफ होंगे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स हैं इनमें से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 7 सालों में। पहला टॉपिक है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, इस टॉपिक से जो पहला 2 क्वेश्चंस पूछे गए, ये 2 क्वेश्चन पूछे गए एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज से, यानी कि ट्रेड से। उस टाइम से इंडिया से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और कुछ चीज़ें बाहर से आके इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, इंपोर्ट भी होती थी, है ना। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी से कुछ चीज़ें इंडिया से बाहर जा रही हैं और कुछ बाहर से इंडिया में आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं इंडिया में नई नई, उन कमोडिटीज़ के बारे में ये क्वेश्चंस पूछे गए। और दूसरा, ब्रिटिश के फैक्ट्रीज़ को लेके क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी फैक्ट्रीज़ कहाँ है, या फिर कौन सी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश की फैक्ट्रीज है। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि पूछा गया स्टेपल कमोडिटीज़ के बारे में, जो इंडिया में क्या बोला गया, ऐसा कौन सा स्टेपल कमोडिटी ईस्ट इंडिया फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ईस्ट इन 18th सेंचुरी, जो कि एक्सपोर्ट होता था कहाँ से, बंगाल से। ठीक है, तो बंगाल से कॉटन एक्सपोर्ट होता था, सिल्क एक्सपोर्ट होता था, सॉल्ट पीटर एक्सपोर्ट होता था, और ओपीएम भी एक्सपोर्ट होता था। अब इन सारे क्वेश्चंस के आपको सोर्सेज भी यहाँ मेंशन मिल जाएंगे। ये ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ोगे आप बिपिन चंद्र की, तो उसमें भी मेंशन इसका मिल जाएगा। आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ते हो उसमें भी ये चीज़ साफ साफ दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चंस के हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि हम क्वेश्चंस एक्सप्लेन करें। आपको ये पीडीएफ आपको मेरे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो हम अभी ये देखते हैं कि किस जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो कैसा है इन टॉपिक से। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक्स था ये पूछा गया था, देखिए कि न्यू वर्ल्ड से कौन सी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी। न्यू वर्ल्ड का मतलब है हमारा न्यू वर्ल्ड से मतलब है अमेरिका, या फिर अमेरिका से कौन सी चीज़ें इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, जो साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका है, इसको बोलते हैं हम न्यू वर्ल्ड। उसके बाद जो अगला टॉपिक था हमारा, जस्ट ए मिनट, यहाँ आप देख सकते हो लिस्ट है कि कौन सी चीज़ें न्यू वर्ल्ड से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश फैक्ट्रीज वाले सवाल हैं।
दूसरा जो टॉपिक था हमारा वो था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, और इसमें दो टाइप ऑफ सवाल पूछे गए हैं। पहला टाइप है लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर सिस्टम में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम नंबर 1। नंबर 2 महलवारी सिस्टम, ठीक है। और एक था रियोतवारी सिस्टम। तो ये 3 सिस्टम थे, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और बाकी जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट से हैं कि ब्रिटिश जब इंडिया में आई है ना, तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा पड़ा, यहाँ के ट्रेडर्स पे कैसा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा, फार्मर्स पे कैसा पड़ा, फिर जो यहाँ पे हैंड्सक्राफ्ट होते थे उन पे कैसा पड़ा, ठीक है, यहाँ की फैक्ट्रीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो टोटल जितने भी ब्रिटिश के इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, ब्रिटिश के आने से जितने भी इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुए हैं, उन सारे के बारे में यहाँ सब के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आप क्वेश्चंस देख सकते हो कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे गए। वैसे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप उस पीडीएफ से भी चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस के डिटेल में हम नहीं जा रहे। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है रियोतवारी सिस्टम से है। ये ब्रिटिश रूल का क्या इम्पेक्ट था इंडिया पे, उसके बारे में पूछा गया है। ये इंडिगो कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया है। और ये इम्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसका क्या इम्पेक्ट था इंडिया पे, इसके बारे में पूछा गया। देन इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश एक्ट्स, पॉलिसीज़। यहाँ से ब्रिटिश एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? 12 क्वेश्चन थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है रेगुलेशंस एक्ट से, चार्टर एक्ट से, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडियाज़ एक्ट से, है ना। आपको पता है कि 1773 से रेगुलेशन एक्ट चालू होता है और ये 1935 तक बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। तो जितने भी एक्ट्स थे उनके प्रोविज़न से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। और इसी टाइम अगर कोई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लॉन्च करती है तो उन पॉलिसीज से पूछा जाता है। और साथ में जो एजुकेशन है, एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, यहाँ से यहाँ तक, उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि जो भी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग, एजुकेशन जैसे जैसे डेवलप्ड हुआ था उसको एक पिक्चर फॉर्मेट में यहाँ पे दिया गया है, जिसको आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो अगर चाहो तो। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ के क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। और फिर ये आ गया हमारा अगला टॉपिक, जहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए स्वदेशी मूवमेंट से। यहाँ पे जो मूवमेंट था उसी में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, मूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन कि मूवमेंट कब चालू हुआ था, या फिर मूवमेंट कब ख़त्म हो गया, है ना, या फिर मूवमेंट अनाउंस कब किया गया था, उसके डेट पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि 2023 में एक क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से लिंक करके भी पूछ लिया गया था कि हैंडीक्राफ्ट डे कब मनाते हैं, और समथिंग लाइक दैट।
ये वाला नेशनल हैंडलूम डे, नॉट हैंडीक्राफ्ट डे। हैंडलूम डे कब मनाते हैं? क्योंकि 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त को स्वदेशी मूवमेंट चालू हुआ था, है ना। सॉरी, चालू नहीं हुआ था, 7 अगस्त को ये बॉयकॉट रिजोल्यूशन पास हुआ था। ये चालू हुआ था, द पार्टीशन वाज अनाउंस इन 17 जुलाई। तो 17 जुलाई को पार्टीशन अनाउंस होता है और 7 अगस्त को बॉयकॉट रिजोल्यूशन चालू हुआ है। आप ये सब खुद ही पढ़ सकते हो, है ना। हम अभी बात कर लेते हैं सिर्फ टॉपिक्स की। गांधीयन फेस में पहली सत्याग्रह से क्वेश्चन पूछे गए, जो भी सत्याग्रह गांधी जी ने किए होंगे वहाँ से। फिर इम्पोर्टेंट एसोसिएशन से, अगर गांधीयन फेस के दौरान अगर कोई इम्पोर्टेंट एसोसिएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए भी हैं। गांधी जी और ब्रिटिश के बीच में बहुत सारे नेगोशिएशंस होते थे, बातचीत होते थे, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। और कुछ क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर्स में आए हों उनसे भी पूछे गए। फिर मूवमेंट बेस, गांधी जी ने बहुत सारे मूवमेंट लॉन्च किए थे, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन मूवमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पावर से पिछले 7 सालों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन से। पीजेंट मूवमेंट से और ट्राइबल रेबेलियन से। यहाँ से क्या पूछ लिया जाता है कि जो भी मूवमेंट है ना, ये इंडिया का, इसके लोकेशन के रिगार्डिंग ये किस एरिया से बिलोंग करता है, दूसरा इसके लीडर्स के रिगार्डिंग, और तीसरा रीज़न कि ये जो मूवमेंट है ये क्यों चालू हुआ था, क्यों मूवमेंट हो रहा था, दूसरा रीजन्स के रिगार्डिंग, फर्स्ट एरिया के रिगार्डिंग, और फोर्थ आप यहाँ से अगर कोई की टर्म्स है इस मूवमेंट में, अगर कोई की टर्म मेंशन हुआ है तो उस की टर्म से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर ऐसे मूवमेंट करंट अफेयर्स में किसी न किसी कारण से न्यूज़ में है तो वहाँ से पूछा जा सकता है। जैसे अगर बिरसा मुंडा, है ना, बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई ऐसा दिवस मनाया जा रहा है और उसका कोई रिलेशन है इन मूवमेंट से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, मैंने बोला था ना की टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है उलगुलन टर्म और द ग्रेट ट्यूमुलेंट, ये किसके रिगार्डिंग लिखा गया था? सिविल रिबेलियन इन आंसर डी है, बिरसा मुंडा का जो रिवॉल्ट है उसमें आपको इस टर्म का जिक्र मिलता है। तो ऐसे अगर कुछ स्पेशल टर्म है मेंशन, और ज़्यादा मूवमेंट में ऐसे आपको टर्म मिलेंगे नहीं, है ना। तो जिस भी मूवमेंट में आपको मिल जाए उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और यहाँ भी क्वेश्चंस के टाइप वही होते हैं कि एक तो आपसे पूछ लिया अगर राजा राम मोहन रॉय हैं, है ना, तो राजा राम मोहन रॉय ने कोई भी इंस्टीट्यूशन चालू की होगी तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर कोई किताब लिखी होगी तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन चालू किया होगा तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, है ना। इनके बिलीफ सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हर किसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
वर्किंग क्लास मूवमेंट में पहला जो है ये वर्किंग क्लास का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया था, है ना। अब ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट का इम्पेक्ट किस पे पड़ेगा? वर्किंग क्लास पे, है ना। तो ऐसे जो वर्किंग क्लास मूवमेंट है ये आपको स्पेक्ट्रम के लगभग जब मॉडर्न इंडिया ख़त्म होता है ना, नॉट पोस्ट इंडिपेंडेंस, मॉडर्न इंडिया जब ख़त्म होता है तो उसके एंड में आपको ये मिल जाएगा। वहाँ से आप ये सारे मूवमेंट पढ़ सकते हैं। पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन, प्री कांग्रेस एसोसिएशन। यहाँ से प्री कांग्रेस एसोसिएशंस यानी कि कांग्रेस फॉर्म होने से पहले कुछ एसोसिएशंस थे, है ना। और इन एसोसिएशन से कुछ पर्सनैलिटीज़ जुड़ी हुई थी, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडियन फेस, यहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ थी। बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, है ना, और विंदो घोष थे। बहुत सारे लोग हैं इन सब के। और एब्रॉड में बाहर की तरफ भी कुछ लोग जैसे लाला हरदयाल, है ना, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि बाहर भी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन अगला टॉपिक था हमारा। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है, कुछ इवेंट दी जा सकती है और उनकी क्रोनोलॉजी हमसे पूछी जा सकती है। तो आप चेक कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, और उसके बाद इसी टाइप की, है ना। और ये जो क्रोनोलॉजी पूछे जाते हैं वो आप ध्यान देना कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स के पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट इवेंट्स के। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर बेसिक नॉलेज भी होगा ना तो आपको पता होगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चालू हुआ था, या फिर एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि 1940s में चालू हुआ था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930s में चल रहा था, है ना, 31 में, 30 या 31 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तो 31 में मोस्ट प्रॉब्ली हुआ होगा, है ना। और ये म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी है, तो ये आपको पता होगा कि रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी कब हुआ होगा, 1945 या 46 के समय, है ना। जब इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी जो होते हैं वो म्यूटिनी कर देते हैं। कब म्यूटिनी कर देते हैं? जब जो सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं उन्होंने एक इंडियन आर्मी खड़ी करी होती है ना, इंडिया से लड़ने के लिए, नॉट इंडिया से लड़ने के लिए, ब्रिटिश से लड़ने के लिए। और उनके कुछ आर्मी ऑफिसर्स जब अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको फांसी पे चढ़ाया जाता है ना, उनको फांसी पे चढ़ाने का ऐलान किया जाता है। यही टाइम होता है जबकि रॉयल इंडियन नेवी जो है वो क्या कर देती है, वो म्यूटिनी कर देती है। यहाँ पे देखिए 1946 में। विच एमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लियर, इसमें भी यहाँ पे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, दीनबंधु मित्रा रोड, नील दर्पण, उसके बाद बंकिम चंद्र आनंद मठ, ठीक है। सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज। तो आपने अगर हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, जब स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टाब्लिश आर्य समाज, तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट है ना, तो इसका डेट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। दीनबंधु मित्र रोड, नील दर्पण, ठीक है। दीनबंधु मित्र है, वैसे दीना लिखा हुआ है, दीनबंधु मित्र रोड, नील दर्पण, है ना। तो इसका भी आपको डेट याद करना पड़ेगा। देखिए, पहले आपने याद किया हो या ना किया हो चलता है, बट क्योंकि अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसी चीज़ों के डेट याद करें। डेट इन द सेंस आपको ईयर याद होना चाहिए, है ना, नॉट एग्जैक्ट डेट बट ईयर याद होना चाहिए। देन कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मिचेलेनियस थे, ये टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड थे, इम्पोर्टेंट प्लेस से रिलेटेड थे और पर्सनैलिटी बेस्ड भी थे।
लेकिन ये पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से नहीं थे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए इसको मिचेलेनियस में रखा गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो डिस्कशन है ये वाला होता है ख़त्म। आपको अगर इस पीडीएफ की लिंक चाहिए और आप A to Z इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो, इनके दिए गए आंसर्स को पढ़ना चाहते हो और जो भी फ्लो चार्ट है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ विजन IAS ने रिलीज़ किया है। ठीक है, और ये पीडीएफ बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बताता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और सेकेंडली ये बताता है कि इन टॉपिक्स के अंदर से जो सवाल पूछे गए हैं उनके टाइप्स क्या हैं। अब देखिए, ये आपके लिए टॉर्च का काम करता है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी का जो रास्ता है ना वो बहुत ही कठिन है और जो सिलेबस है वो बहुत ही फास्ट है। तो ये सिलेबस को हाईलाइट कर देता है आपके लिए कि ये जो सिलेबस है ना, ये पार्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसे पिछले 7 सालों में पूछा गया है, तो ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे यूपीएससी ये उम्मीद रखती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके ज़रूर एग्ज़ाम में जाओगे, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हो कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब्जेक्ट के भी मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, वो मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि इन सब्जेक्ट्स का भी जल्द से जल्द आपको टॉपिक प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप आसानी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाओ।